गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास JJIC में स्वागत है। माई सेल्फ श्रीनिवास तिवारी फ्रॉम जगतजीत इंटर कॉलेज तिकोना श्रावस्ती। आज हम लोग संरक्षी एवं असंरक्षी बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल किसे कहते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं। देखिए, हमारी ये जो प्रकृति है इसमें कई प्रकार के फोर्स प्रेजेंट हैं, विद्यमान हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, प्रत्यास्थ बल है, घर्षण बल है, सयान बल। आगे आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में सयान बल पढ़ेंगे। सयान बल क्या होता है कि जब कोई द्रव परतों के रूप में प्रवाहित होता है तो जो नीचे वाली परत होती है वो ऊपर वाली परत को रोकने का प्रयास करती है। इन दोनों परतों के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसको हम सयान बल कहते हैं। ये सब बल प्रकृति में मौजूद हैं, विद्यमान हैं। इन बलों के परिमाण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको बात क्या करना है, बात हमको करना है संरक्षी बल। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स किसे हम कहते हैं, हमने परिभाषा बोर्ड पे लिख दिया है कि उन बलों को संरक्षी बल कहते हैं जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पथ का मतलब रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि रास्ता कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करता है, अपितु वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। परंतु वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, ये सब कैसे बल हैं? तो ये सब हमारे जो है संरक्षी बल है। देखिए, संरक्षी बल को आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा बल, ठीक है, ऐसा बल, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सके, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जो हो वो किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर ना करे, यानी रास्ते पे निर्भर ना करें। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो अब ये आप चाहे निर्वात में ले जाइए, चाहे वायु में ले जाइए, उससे रास्ते से चाहे तिरछा ले जाइए, चाहे सीधा ले जाइए, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये जो आपका संरक्षी बल है, संरक्षी बल के कुछ गुण होते हैं। तो क्या क्या गुण होते हैं संरक्षी बल के, इनको भी आप सुन लीजिए कि ये संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल, तीसरा नंबर, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया संरक्षी बल जो होता है, उस जितने भी केंद्रीय बल हैं वो सब क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, तीसरा नंबर। तो ये संरक्षी बल की बात थी। अब हम बात करेंगे असंरक्षी बल। देखिए, असंरक्षी बल उन बलों को कहते हैं जिनके अंतर्गत यानी जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पथ कैसा है, चिकना है कि खुरदुरा है कि टेढ़ा है कि सीधा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से बल आते हैं, जैसे घर्षण बल। अब देखिए, घर्षण बल, अगर मान लीजिए पथ बहुत खुरदुरा है तो फ्रैक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। कोई वस्तु मान लीजिए कि खुरदुरे रास्ते पे चल रही है या गड्ढा युक्त सड़क पे अगर आप कोई कार चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है पथ पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए, सयान बल क्या है, कोई द्रव, मान लीजिए द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो जब द्रव पर बहता है तो लेयर्स मान लीजिए लेयर्स के रूप में बह रहा है, परत के रूप में। तो जो नीचे वाली परत है ये ऊपर वाली परत हो गई है नीचे, तो नीचे वाली परत क्या करती है, नीचे वाली परत ऊपर वाली परत की गति का विरोध करती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी असंरक्षी है। अवमंदन बल, अवमंदन का मतलब किसी वस्तु को रोकने के लिए जो बल लगता है उसको हम अवमंदन बल कहते हैं। देखिए, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि असंरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकाय के वातावरण में ऊष्मा, प्रकाश अथवा ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। तो ये आपके ऐसे बल को हम असंरक्षी बल कहते हैं, ठीक है। और असंरक्षी बल हमने आपको बता दिया कि घर्षण बल, सयान बल, अवमंदन बल, ये सब किसमें आते हैं, असंरक्षी बल में आते हैं।
तो जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, असंरक्षी हो जाएगा। और जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, संरक्षी बल कहेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। अब कोई ना कोई ऐसा बल तो है ही कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लग रहा है, ठीक है। कोई बल तो लग ही रहा है, तभी तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो वहाँ पे जो बल लग रहा है वो क्या होगा, संरक्षी बल होगा, ठीक है, क्योंकि वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो संरक्षी बल होता है वह संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि कोई वस्तु है और उस कोई वस्तु है और उस पर बाह्य बल लगाया जाता है। तो जब बाह्य बल लगाया जाता है यानी बाह्य बल लगा करके किसी निकाय पर कार्य किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा अथवा दोनों को साथ साथ बढ़ाया जाता है। यानी जब किसी निकाय पे हम बल लगा करके, बाह्य बल लगा करके कार्य करते हैं, तो क्या होगा, निकाय की गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा अथवा दोनों में क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी दोनों को बढ़ाया जाता है। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई निकाय है और निकाय के ऊपर हमने फोर्स लगा दिया F एक्सटर्नल। अब जब हमने फोर्स लगा दिया तो मान लिया कि ये निकाय या वस्तु थी, और वस्तु के ऊपर जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी विस्थापित हुई। तो जो दूरी ये विस्थापित हुई वो क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हमारा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। किया गया कार्य, ठीक है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय आप जानते हैं ना कि किया गया कार्य जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है, या कार्य ऊर्जा प्रमेय में तो यही है कि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है, वृद्धि के बराबर या गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका क्या है, बल, ये विस्थापन यानी किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, ये गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि धन स्थितिज ऊर्जा में। अब ये नहीं पता है कि गतिज ऊर्जा में ज़्यादा वृद्धि हो रही है कि स्थितिज ऊर्जा में। तो जहाँ F एक्सटर्नल एक बाह्य बल है, ठीक है, जो किसी वस्तु को स्थिति, मान लीजिए कि यह एक्सटर्नल क्या है, एक बाह्य बल है जो एक वस्तु है, वस्तु को A से, ये पॉइंट A है, A से कहाँ तक लाती है, B तक। ये पॉइंट आपका क्या है, B है। तो जहाँ F एक्सटर्नल एक बल है, बाह्य बल है, जो किसी वस्तु को A से कहाँ तक लेके जाता है, B तक लेके जाता है, विस्थापित करता है। अब देखिए इधर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो आपकी स्थिति A में A है, A पर वस्तु की गतिज ऊर्जा K है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, A, UA, गतिज ऊर्जा K, स्थितिज ऊर्जा UA है। जब ये वस्तु आपकी B पे पहुंचती है तो गतिज ऊर्जा KB और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, UB हो जाती है, ठीक है। यही वस्तु जब यहाँ पे है तो गतिज ऊर्जा A पे K, स्थितिज ऊर्जा UA, जब B पे पहुंचती है तो गतिज ऊर्जा K और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा KB और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, UB, ठीक है। अब देखिए तब वस्तु, ये जो आपकी वस्तु है जो A से B तक जाती है, तब वस्तु की इन दो स्थितियों में गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर, गतिज और स्थितिज, तब वस्तु की इन दो स्थितियों में गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर, गतिज व स्थितिज ऊर्जाओं में अंतर। तो गतिज ऊर्जा में अंतर यानी डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा,
अंतिम गतिज ऊर्जा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, V पे गतिज ऊर्जा, यानी क्या हो जाएगा kV माइनस KA प्रारंभिक। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा में अंतर, तो UV माइनस UA, UV माइनस UA हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि ये जो गतिज और स्थितिज ऊर्जा में अंतर आ गया। अब मान लीजिए कि यदि कण पर एक बाह्य बल जिसका परिमाण या एक्सटर्नल हो आरोपित किया जाए तब वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल, यानी यदि वस्तु पे एक और बाह्य बल, यानी एक बाह्य बल जब आरोपित किया जा रहा है, माना उपरोक्त कण संरक्षी बल, ये जो कण था ये मैंने पहले माना कि संरक्षी बल के प्रभाव या संरक्षी बल F के क्षेत्र में है। पहले इसमें ऊपर कितना बल लग रहा था, संरक्षी बल केवल F लग रहा था। अब हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल बल लगा दिया, बाह्य बल लगा दिया। तो जब आप बाह्य बल लगा देंगे तब इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा, परिणामी बल, तो परिणामी बल आपका यानी नेट F नेट बराबर हो जाएगा F प्लस F एक्सटर्नल। इस बात को आपको समझना है, ये जो हमारी वस्तु थी पहले संरक्षी बल F के प्रभाव में गतिमान थी, ठीक है, पहले संरक्षी बल F के क्षेत्र में थी, बाद में इसके ऊपर F एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F नेट बराबर F प्लस F एक्सटर्नल, ठीक है ना, F प्लस F एक्सटर्नल। अब देखिए यदि वस्तु में उत्पन्न सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x हो तब कार्य ऊर्जा परिमेय से, देखिएगा, यदि वस्तु में उत्पन्न सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x हो तब कार्य ऊर्जा परिमेय से, तत्काल ऊर्जा परिमेय से, यानी वस्तु में थोड़ा सा विस्थापन हो तब कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या हो जाएगा, तो कार्य ऊर्जा परिमेय से क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा परिमेय से हो जाएगा F नेट इंटू डेल्टा x बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा K बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा K के हो जाएगा। अब देखिए F नेट के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो F नेट के स्थान पे हम लिख सकते हैं F प्लस F एक्सटर्नल, ठीक है, संरक्षी बल प्लस बाह्य बल इंटू डेल्टा x बराबर डेल्टा K, डेल्टा K के स्थान पे डेल्टा K को ही लिखा रहने दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा K, या इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F एक्सटर्नल, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा x बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा K माइनस F इंटू डेल्टा x। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। अब यहां तक आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए इधर बोर्ड पे आगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए इधर आगे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से क्या हो सकता है, देखिए तुलना किया जाए तो इधर लिखा है F एक्सटर्नल डेल्टा x, इधर भी लिखा है एक्सटर्नल डेल्टा x बराबर क्या लिखा है, डेल्टा K प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा U के स्थान पे यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा U बराबर हमको मिल जाएगा माइनस F इंटू डेल्टा x, ठीक है ना। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए इधर ये समीकरण 1 और 2 दोनों से स्पष्ट है कि बाह्य बल F एक्सटर्नल द्वारा किए गए कार्य से किसी निकाय की गतिज ऊर्जा डेल्टा K की वृद्धि व निकाय की स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अब देखिए इधर समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से ऐसे हम लिख सकते हैं डेल्टा U बटे डेल्टा x बराबर लिख सकते हैं माइनस एफ के। डेल्टा U बटे डेल्टा x, या इसको हम चाहे अगर मान लीजिए आगे इधर कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी डेल्टा x बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं du अपॉन dx बराबर माइनस एफ के। ठीक है ना, डेल्टा x यानी विस्थापन बहुत कम है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अतः संरक्षी बल, ये क्या था, संरक्षी बल था, तो अतः संरक्षी बल, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। देखिए ये क्या लिखा है, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, इसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा में दूरी के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन होता है वो संरक्षी बल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, इससे अगर आपको संरक्षी बल, अब मान लीजिए कि ये आपको अगर संरक्षी बल किसी कहीं पे अगर मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता पता हो तो संरक्षी बल का मान आप ज्ञात कर सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। वैसे इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लेंगे।